हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसमें हम आपके सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। सितंबर में कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं और पहले की तरह क्लासेस ली जा रही हैं। ऐसे में कई पेरेंट्स परेशान हैं कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें या नहीं, क्योंकि एक तरफ केरल ने जो वहाँ बढ़ रहे हैं मामले, उन्होंने चिंता बढ़ाई हुई है पेरेंट्स की, वहीं तीसरी लहर को लेकर भी काफ़ी लोग परेशान हैं। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मुंबई के SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की मेडिकल डायरेक्टर एंड सीनियर पेडियाट्रिशियन डॉक्टर सोनू उडानी। सोनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन, इनवाइट करने के लिए। मैं खुश हूँ ये आपके साथ बात करने के लिए। डॉक्टर सोनू, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में स्कूल और कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। ऐसे में मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन और सीनियर डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा है कि हम स्कूल खोलने में जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पीडियाट्रिक लोड लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? ये सवाल काफी, उसका जवाब कॉम्प्लिकेटेड है। ये राइट या रॉन्ग बोल नहीं सकते। डॉक्टर त्रेहान ने जो कहा है उसमें सच बात तो है ही। वो काफी एक्सपीरियंस्ड और अच्छी तरह स्टडी करते हैं। लेकिन मेरी मत ये नहीं है कि हम तैयार नहीं हैं तीसरी लहर के लिए, और ये भी मेरी मत नहीं है कि स्कूल बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए और जल्दबाजी हम कर रहे हैं। 1.5 साल, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं अभी जो स्कूल्स खुली नहीं है। स्कूल जाना सिर्फ शिक्षण के लिए नहीं होता है, शिक्षण के साथ सोशलाइजेशन होता है, बच्चे खेलते हैं, काफी दूसरी सब चीजें सीखते हैं। जी बिल्कुल। हमारे देश में आज ही रिपोर्ट आपने देखा होगा कि 37% बच्चे जो अब तक सीखने चाहिए, रीडिंग राइटिंग लिटरेसी, जी वो अब तक सीखे नहीं हैं जी बिल्कुल। और पढ़ लिख नहीं सकते हैं। ये हमारी लिटरेसी की प्रॉब्लम जो कम होनी चाहिए वो बढ़ती जा रही है। दूसरी बात ये भी है कि ये बच्चे मिड डे मील के लिए भी स्कूल जाते हैं, और ये मिड डे मील जो होता है काफ़ी गरीब लोगों के लिए ये पौष्टिक होता है और बच्चों का न्यूट्रिशन का पिलर होता है। जी तो ये मिड डे मील नहीं मिलने से काफ़ी बच्चे कुपोषण में चले गए हैं। जी तो स्कूल खोलना ज़रूरी है। स्कूल कैसे खोलना ज़रूरी है वो अलग सवाल है। अभी आप देखिए 2-3 उदाहरण को। इज़राइल में देखा गया है कि जब वैक्सीनेशंस नहीं थे तो ऑलमोस्ट 546 चिल्ड्रन पर लाख ऑफ पॉजिटिव एक्चुअली गॉट कोविड। अडल्ट वैक्सीनेशन के बाद वो संख्या बहुत 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 कम हो गई है और एकदम नेग्लिजिबल हो गई है। जहां अभी स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं कि इजराइल में 1.5 पर लाख गेट इन्फेक्टेड जब अडल्ट पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन होता है। जी यही साओ पोलो ब्राजील में भी दिखा गया है और ये भी यूएसए में दिखा गया है कि जो प्रदेशों में, जो स्टेट्स में अडल्ट पॉपुलेशन के वैक्सीनेशन की संख्या ज्यादा थी, वहां बच्चों को कोविड नहीं हुआ या जी बहुत कम संख्या में हुआ। और जो स्टेट्स में, जो रेड और ब्लू स्टेट्स बोलते हैं, जो रेड स्टेट्स में वैक्सीनेशन कम हुए हैं एंटी वैक्सर्स की जोर से या कुछ, वहां बच्चों को ज्यादा कोविड हुआ है। तो जी ये हमें सीरियसली लेना चाहिए कि अडल्ट से बच्चों को कोविड होता है और अडल्ट वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो बच्चों को कम कोविड हो जाएगी। पर और बच्चे ये कैरियर स्कूल भी में तो बन हम सकते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो कैरियर भी तो बन सकते हैं कि कोरोना जो वायरस के, क्योंकि हम तीसरी लहर की दहलीज पर खड़े हैं। ऐसे में स्कूल खोलने का ये फैसला कितना सही है? क्योंकि अमेरिका में हमने देखा कि उन्होंने गलती की जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अमेरिका ने कैसी गलती की? जहां वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन कम था वहां भी स्कूल खोलने का जोर ज्यादा था और वहां संख्या बढ़ी। जी और उन लोग ने दूसरी कोई भी प्रिकॉशंस नहीं ली। मास्क नहीं पहनना है, ये नहीं करना है, हमारी फ्रीडम चली जाएगी, ये सब बातें कर कर के और ये सब गलत फहमियां स्प्रेड करने से ये प्रॉब्लम हो गया।
जी। अभी दूसरे देशों में देखो जहां वैक्सीनेशन ज्यादा है, वहां बच्चे सेफली स्कूल जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे जब जो भी एडल्ट्स उनके साथ रहते हैं, स्कूल में शिक्षक रहते हैं, स्कूल के कर्मचारी रहते हैं, उन सबको वैक्सीनेट करना चाहिए। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। जी, सिर्फ मैं आपकी अडल्ट बात से एग्री वैक्सीनेटेड करती हूँ डॉक्टर सोनू, पर आपने देखा है कि केरल में 60% जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है, बावजूद इसके वहाँ पर दूसरी लहर थमने का नाम ले रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो केरल का तो कोई अजीब सा क्या कारण है इतने सब कोविड केसेस बढ़ने के? एक्चुअली मुझे नहीं पता है। अगला वेरिएंट आया है, क्या हुआ है केरल में, क्यों ऐसा हुआ है? आई रियली कैनॉट आंसर। लेकिन ये केरल का एग्जाम्पल मुझे लगता है कि हमें इससे एक्सपीरियंस लेना चाहिए जी। कि हम नेग्लिजेंट हो जाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, फेस्टिवल्स करेंगे, तो ये प्रॉब्लम दूसरे प्रदेशों में भी हो सकती है। जी। जैसे अभी गणपति का फेस्टिवल आने जी, वाला है, उसके बाद दुर्गा पूजा आएगी, उसके बाद दिवाली आएगी। तो हमको नेग्लिजेंट नहीं रहना चाहिए, और मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चालू रखने ही चाहिए। कब तक मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है 6 महीने कम से कम, शायद 1 और साल भी हो जाएगा। जी। शायद ये हमारे लाइफ टाइम के लिए भी एक एक्सपीरियंस है कि हम अभी मास्क पहन के ही फिरेंगे, क्राउड्स में नहीं जाएंगे। ये सब शायद होने वाला है। डॉक्टर सोनू, हमेशा ये कहा जाता है कि बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है और उसमें कोविड होने का खतरा एडल्ट्स के मुकाबले कम है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है इसमें, क्योंकि जो भी देखा है हमने बच्चों में कोविड, वो काफी माइल्ड इलनेस हुई है। ऐसे नहीं है कि बच्चों को कोविड नहीं हो सकता है, ऐसे भी नहीं है कि बच्चों को सीरियस कोविड नहीं हो सकता है। लेकिन जो पूरी दुनिया का ये जो एक्सपीरियंस है, वो है कि बच्चों में कम सीरियसनेस होती है ये बीमारी की। जी। आप सोचिए कि 100 अडल्ट एडमिट हो जाएंगे आईसीयू में, उसके लिए एक बच्चा एडमिट हो जाएगा आईसीयू के लिए, कि उससे भी कम। तो डेफिनेटली सीरियसनेस कोविड की बच्चों में हम कम देख रहे हैं, संख्या में भी और सीरियसनेस में भी। जैसा कि तीसरी लहर को लेकर आपकी क्या प्रिडिक्शन है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। क्या वाकई में ये लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित होगी, जैसे कि पहले कहा जा रहा था, और हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? मैं आपका दूसरा सवाल पहले लेती हूँ कि बच्चों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। हर एक एडल्ट जो बच्चे के कांटेक्ट में होते हैं, उसको वैक्सीनेशन लेना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चों को मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन के ये सब 3 पिलर्स जो हैं प्रिवेंशन के, वो बार 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 सिखाने चाहिए। जैसे बिकम्स अ हैबिट दैट वी वॉश आवर हैंड्स, मास्क पहनना ही है बाहर जाने के पहले, ये सब एक हैबिट हो जाती है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे मास्क पहनते हैं। और हमारे बच्चे काफी समझदार होते हैं और काफी मास्क पहन के ही जा रहे हैं बाहर। हमारे जो पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में भी, वो बच्चे सब मास्क पहन के आते हैं, कोई फस नहीं कर रहा है। जी। और पहला जो सवाल था हमारे प्रेपरेशन कोविड के लिए, मुझे लगता है कि जो भी हो, ज्यादा हो या कम हो, सीरियस हो या माइल्ड हो, हमारी तैयारी काफी है। महाराष्ट्र में तो चीफ मिनिस्टर ने भी एक टास्क फोर्स रखा। टास्क फोर्स ने काफी जानकारी दी सब पीडियाट्रिशियंसों को भी, पब्लिक को भी, पेरेंट्स को भी। तो ये करने के बाद आई थिंक कि हम काफी तैयार हैं थर्ड वेव के लिए। जी। और मुझे कोई ज्यादा डर नहीं है कि ज्यादा सीरियस होगी। कोई बात नहीं, हम तला लेंगे और हम तैयार हैं। जी बिल्कुल। जो बोलते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, जी बिल्कुल। वैसी तैयारी हम कर रहे हैं। तो तीसरी लहर को लेकर आपकी प्रिडिक्शन क्या है? नहीं, प्रिडिक्शन तो नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तीसरी लहर नहीं होगी, शायद एक छोटा सा बम्प होगा।
पीक नहीं होनी चाहिए जी और एकदम संख्या साथ में नहीं आनी चाहिए एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में। ऐसे ट्रिकल हो जाएगा तो हम डेफिनेटली टाल लेंगे जी और होपफुली कोई वेरिएंट नहीं आएगा जिस से सीरियस बीमारी आ जाएगी। जी डॉक्टर सोनू, मैं आपसे बच्चों की वैक्सीन के बारे में बात करना चाहती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों की वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है? अब पहले अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना चाहिए। हमारे स्टॉक्स कमी है या नहीं कमी है, उसमें अडल्ट्स को वैक्सीनेट करना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि अडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होते हैं तो बच्चों भी प्रोटेक्टेड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ये काफ़ी स्टडीज़, दुनिया भर की स्टडीज़, WHO की स्टडीज़ ने ये दिखाया है। उसके अलावा आगे चल के भी जैसे दूसरे देशों में वैक्सीनेशन हो रहा है बच्चों को, हमारे पॉपुलेशन में भी वैक्सीन की स्टॉक आ जाएगी तो हम वल्नरेबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकेंगे। चालू करेंगे 15 साल के ऊपर के, फिर 12 to 15, फिर अंडर 12 और धीरे धीरे आई थिंक 2 साल में बच्चे भी वैक्सीनेट हो जाएंगे और शायद तब तक एडल्ट पॉपुलेशन भी तीसरा बूस्टर डोज ले सकेगी। जी बिल्कुल। क्या वैक्सीन के बाद बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है डॉक्टर सोनू? मुझे तो लगता है कि अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे तो बच्चों वैक्सीनेशन के पहले भी जा सकेंगे स्कूल। जी और ये होना, जैसे हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया था पहले, अभी कंसंट्रेशन होना चाहिए स्कूल कर्मचारियों का, जी शिक्षकों का और जो भी स्कूल बस में काम करते हैं, ये सब पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना स्कूल में काम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर सोनू, मैं आपसे ये अगला सवाल जानना चाहती हूँ कि केरल में कोविड के प्रकोप के बाद अब निपा वायरस से 12 साल के बच्चे की मौत हुई है। कोरोना के बाद अब ये नया वायरस, इससे बच्चों को कैसे बचाया जाए? इसके क्या सिम्टम्स हैं? निपा वायरस एक नया वायरस नहीं है, ये भी एक RNA वायरस है और ये भी एक अजीब सी बात है कि इसका वेक्टर भी बैट्स है, वो जो कोरोना वायरस से हम बोलते हैं बैट से शुरू हुआ और दूसरे वेक्टर होते हैं फार्म एनिमल्स, पिग्स में भी आते हैं। और निपा वायरस कैसे होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट एनिमल से या कंटेमिनेटेड फूड से, जो खाने में निपा वायरस आ जाएगा, या दूसरे एनिमल के कांटेक्ट से निपा वायरस आ जाता है। निपा वायरस एक काफ़ी खतरनाक वायरस है। उसकी सिम्टम्स सेम होती है, हाई फीवर, खांसी, सर्दी, निमोनिया होता है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, ब्लीडिंग होता है और सबसे ज़्यादा निपा वायरस से दिमाग में फीवर हो जाती है जो हम एंसेफेलाइटिस बोलते हैं। ये प्रॉब्लम निपा वायरस का जो है वो ये क्यों हम इसके डरते हैं, क्योंकि इसका मोर्टेलिटी, मरने की संभावना 50% से ज़्यादा है। 60 to 70% डेथ रेट होता है निपा वायरस से। Okay. ये तो एक्चुअली कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस हो सकता है और इसका कंट्रोल और एपिडेमिक नहीं होना वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो भी केस हुआ है उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कहाँ था बच्चा, किससे हुआ निपा वायरस, ये बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर सोनू, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी जैसा कि सीजनल फ्लू चल रहा है, वायरल फ्लू चल रहा है, डेंगू के केसेस आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं कि अगर बच्चे को फीवर आता है थोड़ा कि ये कोविड है या नहीं है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए? अर्ली फीवर में पहले 2-3 दिन में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल है। सब वायरसेस सेम दिखते हैं, खांसी, सर्दी, बुखार। और डेंगू में अभी डेंगू सीजन चालू हो जाएगी, हो गई है क्योंकि अभी बारिश कम हो रहा है। तो डेंगू में सेम सिम्टम्स होते हैं, रैश आता है, बच्चा सूज जाता है और ये देखने से रुकना नहीं चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। डेंगू की टेस्ट करने में आधा घंटा लगता है, रिजल्ट बिल्कुल फास्ट आ जाता है और मालूम पड़ता है कि ये डेंगू है, मलेरिया है और कोविड है, कुछ भी मालूम पड़ जाता है। तो देरी नहीं करनी चाहिए बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाने में और डॉक्टर की
सहायता या एडवाइस लेने में। जी, तो बिल्कुल। और फिक्र भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डेंगू भी ट्रीटेबल है, मलेरिया भी ट्रीटेबल है, कोविड भी इतना खतरनाक नहीं होता है यूजुअली, लेकिन सिम्टम्स काफ़ी सेम होते हैं। जी, डॉक्टर सोनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनू। शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानेंगे ताकि हम अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा सकें। आप भी स्वस्थ रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.